अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में मानसिक अभिरुचि के कुछ सवाल लगाए थे। आज भी मानसिक अभिरुचि के कुछ सवाल लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। दिया है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? किसका? सामुदायिक पुलिसिंग का। सामुदायिक पुलिसिंग मतलब समाज में तो समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। देखिए, ये हो सकता है समस्याओं को, हाँ देखिए, ये दोनों हो सकते हैं। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, ये भी हो सकता है। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे जैसी नहीं, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना नहीं। देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। समुदाय में रह करके कौन सा बेहतर हो सकता है? तो निवासियों के साथ तालमेल, विश्वास और तालमेल बना, ठीक है ना। क्योंकि अगर लोगों को आपके ऊपर विश्वास रहेगा तो माहौल अच्छा रहे। जब विश्वास नहीं रहता है तभी इधर उधर भागा दौड़ी होती है, लोग इधर उधर भागते हैं। आपके ऊपर फेथ है तो आप व्यक्ति वहीं पर टिका रहेगा। अगर थोड़ी समस्या भी आती है तब भी कहेगा नहीं, हम इनके साथ हैं, है ना। तो ये ज्यादा बेटर है दोनों में। नेक्स्ट, ये रहा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला है, एक दो हत्या नहीं है, पूरी सीरीज है इसकी, है ना। मतलब बहुत सी हत्याएं हुई हैं। तब क्योंकि जब हत्या एक जैसी होती है तब उसका पता लगाया जाता है कारण, है ना। एक श्रृंखला चल रही है तो मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना, क्योंकि जो लगातार हत्याएं हो रही हैं उनका कोई मनोवैज्ञानिक को हम बुलाएं, वो उन हत्याओं के बारे में एनालिसिस करे और पैटर्न बताए कि क्या व्यवहारिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। और देखिए, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग, संपूर्ण की क्या करेंगे तुम? इतना टाइम भी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी में कैसे हो पाएगा। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन खंगालना नहीं। हिंसक अपराध, देखिए हत्याओं की श्रृंखला है तो जरूरी नहीं है कि जिनके पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड हत्या वाला हो, हिंसक अपराध का हो, वही इसमें शामिल हो सकता है कोई और भी शामिल हो सकता है। तो आपका पहला वाला बिल्कुल बेहतर विकल्प है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो अब आप क्या करोगे? मानवाधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए? नहीं। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए? नहीं। देखिए, ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकी करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। ये क्या कह रहे हैं? धार्मिक भावनाओं के विपरीत, धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBT अधिकारों को कायम करने वाले कानूनों में ये संशोधन की मांग करते हैं। तो पहले आप सामंजस्य बैठाओ, बात करो कि क्या समस्या रियल में आ रही है
और उस समस्या के परिप्रेक्ष्य में आप काम कर सकते हो। तो आपका जवाब इसमें क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन, समावेशी जीवन शैलियों को सशक्त बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर बात धार्मिक की हो रही है ना, तो धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बैठाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा और एक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा चाहते हो। ठीक है ना। अगले सवाल पर आते हैं। दिया है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों से आप स्टेशन में काम कर रहे हैं, ये भी ठीक है। स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। ठीक है भाई। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी क्या किया, मतलब आप गांव के एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब क्या किया, आपका ट्रांसफर कर दिया गया शहरी पुलिस स्टेशन में, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्या, वहां आपको समस्याएं होती, यहाँ आपको क्या होती हैं, समस्याएं होती। तो आपको इस समस्या से निपटना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन की स्थिति जस्ट सिंघम मूवी आई थी, सेम वही है ना, आई थी कि नहीं? वो गांव में रहता है बाजीराव सिंघम, याद हो आपको, है ना? उसको शिफ्ट कर दिया जाता है गोवा पुलिस में, है ना, भेज दिया जाता है कि नहीं? सेम वही है। गांव में उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया से निपटा ले रहा था सारी चीजें, लेकिन जैसे शहर पहुंचता है तरह तरह की अराजकता का उसको सामना करना पड़ता है। तो क्या करता वो, भाग लेता। हाँ, उसके मन में एक बार विचार भी आया कि इस्तीफा दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन फिर देखिए अब आपको स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए, नहीं है ना? आप देशभक्त देश के लिए काम कर रहे हो तो आपको अनिच्छा से स्वीकार नहीं करना है, तो ये तो गड़बड़ है। स्थानांतरण अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों का सामने के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे देख लेते हैं। किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर नहीं, है ना, ऐसा सवाल पहले भी आया था। स्थानांतरण रद्द करने का नहीं, बिल्कुल बेहतर विकल्प आपका बी ऑप्शन है। चलिए, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, मतलब कोई जांच आपको करनी है, धोखाधड़ी का मामला है, व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। जो व्यक्तिगत, वो आपको क्या करता है, व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की आपको पेशकश करता है। तो अब आप क्या करोगे, मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटान को स्वीकार कर लोगे? नहीं। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच के लिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए आपको प्रतिबद्ध रहना हो। किसी अन्य गवाह रिकॉर्ड की आगे जांच को टालना चाहिए? नहीं। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों को आंशिक रूप से हटना चाहिए? नहीं। आप बिल्कुल क्या करोगे, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए क्या रहोगे, प्रतिबद्ध रहोगे। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी, भाई उनको गलती से लोग अपराधी समझ रहे हैं, वो आपके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर। अब आप क्या करोगे, पलात उनसे डांट डपट करके कबूल करवा लो, नहीं तुम ही हो, है ना? हाँ, पलात कबूलनामा की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को अच्छा, अब इसके लिए आप दूसरे जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति करने जाओगे, है ना? आपके पास आए हैं ना, है ना, और आप पुलिस अधिकारी हो तो आप दूसरों को नहीं बुलाओगे। देखिए महिला का मैटर होता तब आप बुला सकते थे महिला अधिकारियों को, ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर बुलाना भी है, जैसे महिला का कोई मैटर आ जाए तो महिला अधिकारी को आप बुला सकते हो, तब आप अकेले नहीं लेकर के भागोगे, है ना? वहां पर क्योंकि वो सेंसिटिव मैटर है ना, वहां पर महिला की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कि जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्त करते हुए आप जो, ये तो आपको, आपका क्या हुआ, मामले से बचने वाला काम हुआ। सहभागिता दृष्टिकोण को
पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों की बैठकें करानी चाहिए, है ना, ये सही है। पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं, बस सही है, सी वाला ऑप्शन आपका। आगे आते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, तो निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसको आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करो। तो अदालत में आप क्या जमा करो? आरोप पत्र। भाई किसी के ऊपर आरोप पत्र ही तो अदालत में जमा करोगे। अब जमानत का आवेदन तो जो आरोपी होगा वो जमानत का आवेदन देगा ना, आप छोड़ दोगे? ये कौन देगा? जो आरोपी होगा। जो आरोपी होगा वो अपने लिए जमानत का आवेदन देता है। गिरफ्तारी का वारंट ये अदालत निकालती है। गिरफ्तारी का वारंट कौन निकालता है? अदालत निकालती है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर ये पुलिस करती है। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि आप जांच में लगे हुए हो, तो आपको क्या है, आरोप पत्र तैयार करना है। तो ये शब्द आपका ये समझ में आएगा। लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको आरोप पत्र से ही सवाल पूछे, हो सकता है जमानत के लिए पूछ ले, कोई ऐसी सिचुएशन बना दे तो वहां पर जमानत आवेदन आप लगा दो। मान लेते हैं आरोपी ने अपने लिए एक पत्र अदालत में भेजा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो जमानत पत्र कहेंगे। या सबसे पहले जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट, है ना, एफआईआर। या अदालत किसी के लिए जो है अब पत्र भेजती है उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी वारंट। ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेटिंग, क्या और डिफरेंस है? सर्च वारंट बिल्कुल डिफरेंस। सर्च वारंट दूसरा है, हाँ, गिरफ्तारी वारंट दूसरा। गिरफ्तारी तो बिल्कुल आप गिरफ्तार करके उठा करके लाना, सर्च केवल सर्च करना है। चलो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। मतलब ये तीन प्रकार की महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त, इनके लिए क्या है, समान संपत्ति अधिकारों से इनको वंचित कर दिया गया है ना, और कुछ धार्मिक रीति रिवाज इनके ऊपर उठा दिया गया। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। नहीं, आपके पास मैटर आया है, देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। नहीं, अभी आप क्या करोगे? अभी आप क्या करोगे? फास्ट ट्रैक अदालत में तो भेजना ही पड़ेगा। लैंगिक अधिकारों की कोई बातें नहीं हो रही। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज को ध्यान देने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ये अनुचित पारंपरिक, भाई आपने जो रीति रिवाज पैदा कर लिए, क्या कानूनन वो सही है ना? कहीं कहीं पर मैं देखता हूं कि एक काम हो रहा है ना, तो वही सब करने लगते हैं, है ना, सब। क्या, जैसे कहीं कहीं मैं देखता हूं कि मंदिर में हनुमान जी को लड्डू खिलाए मुंह, देखते हैं, फिर दूसरे दिन पूरा भरा हुआ है मुंह। सब मान लिए कि ये बिल्कुल परंपरा है, ये करना ही करना है ना। कभी कोई काम एक व्यक्ति करता है, आप देखो, मैं कहीं पर देखा हूँ एक जगह कि वो मंदिर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो बेलपत्र हनुमान जी के ऊपर चिपका है। अगले दिन देखे पूरा हनुमान जी ही भरे बेलपत्र ही चिपके हुए। ये कहाँ क्या है? कुछ लोग देखा देखी करते हैं। अच्छा ये हुआ, अब ये लग रहा है कंपल्सरी। और कुछ जगह वही काम होता है, वो परंपरा बन जाती है। लेकिन वो कानूनी कितना सही है ना, कानूनी कितना सही है? तो देखिए, आपको बताना पड़ेगा कि अनुचित पारंपरिक रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का आपको हवाला देना चाहिए। हवाला मतलब बताना चाहिए, भैया ये कानूनी नहीं सही है, आप बता रहे हो। क्यों भाई? इनको आप समान संपत्ति से वंचित कर रहे हो। क्यों वंचित कर रहे हो? इनका अपना अधिकार अगर है तो है इनको। आप रीति रिवाज बना दिए कि नहीं, ये विधवा हो गई तो इनको कोई हक नहीं है संपत्ति का। क्यों नहीं है? उनका अधिकार है। परित्यक्त मतलब छोड़ी गई स्त्रियां,
एक तो विधवा, मतलब जिनके पुरुष समाप्त हो गए हो, तलाकशुदा हो गया, एक परित्यक्त। दोनों अलग अलग। मान लो तलाक ना हुआ, मान लो तलाक ना, ठीक है। आगे आते हैं। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में है, प्रवेश करता है, तभी आपको पता चलता है कि आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो। अब आप क्या, आप एक तरफ कहां हो, बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर, है ना, और उसी समय आपको पता चलता है कि आपका बच्चा दुर्घटना का शिकार हो गया, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा, पहले राष्ट्र हित, उसके बाद परिवार। इस बात को ध्यान में रख करके ऐसे प्रश्नों का आपको जवाब लगाना है। तो टीम के बीच या ऑपरेशन की जिम्मेदारी कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरह से नहीं सौंपेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पार्शियल टाइम के लिए आप सौंप सकते हो, क्योंकि आप कहां हो, महत्वपूर्ण चरण में चल रहे हो, और अगर आपने अपने नीचे वाले को दे दिया पूरी तरह से, तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए। तो ये तो गलत। ऑपरेशन सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्ति नहीं, छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं है, कोई मैटर छुपाना नहीं है ना। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति में सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकारों को अपने पास रखना है। ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप वहां का मैटर समझ करके आओ और उसके बाद फिर अपने पास ले लो। अब आपने पूरा हैंडओवर कर दिया, तब तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके नेतृत्व में हो रहा है ना, और देश का काम है ना, देश का काम है। एक बार आपके परिवार में कोई काम हो रहा हो और देश में जरूरत पड़ जाए, तब आप चले आओ छोड़ करके। लेकिन अब देश में कोई काम, देश का कोई नेतृत्व आपको दिया है, परिवार में कोई समस्या है, तो आप ऐसे तुरंत नहीं आते। आप किसी को पार्शियल टाइम के लिए हैंडओवर करोगे और वहां का काम देख करके तुरंत आए। अब डिपेंड करता है तब की सिचुएशन कैसी है, मामला बिगड़ गया है क्या है, इसलिए हम मैटर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ, पार्शियल टाइम के लिए दिया और तुरंत हम आ गए, कमांडिंग हमने अपने हाथ में ही रखी, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, जैसे किसी ने पहचान की चोरी की, ठीक है, प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण, उनकी संपत्तियों का विश्लेषण आईटी के माध्यम से करना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी भी पुनर्प्राप्त फिनिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत अधिकार, ये बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों की व्यक्तिगत जानकारी होने का नाटक करके नहीं, नाटक वाटक नहीं करना है। डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग नहीं। सबसे बढ़िया क्या है, इनकी जो है भाई, अगर आप चाहोगे तो आपको सारी जानकारियां अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अगर पुलिस चाहती है जो अपना पहचान की चोरी कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, उनकी आईटी संपत्तियों का विश्लेषण आप कर सकते हो, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ना, ये नहीं कि आप अपना निर्देश चलाओगे। निर्देश के अनुसार आपको क्या करना, निपटान के लिए शिकायत को, भैया जब सुप्रीम कोर्ट का आपको फॉलो करना है तो ग्राम सभा के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं, ठीक है ना। अब आपको ही निपटान करना है। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोपों के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ये मैटर हो सकता है। पुरुष मित्र को फुसलाने का आरोप तो लग ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 23 वर्षीय है,
तो गलत है। अपहरण का मामला दर्ज नहीं, तो बेटर ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। बेटर ऑप्शन क्या है बेटा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आप पुलिसिंग अधिकारी के रूप में तैनात, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी। कोई एक मैरिज कपल है, वो इंटरकास्ट है, उसने शादी की है और आपको खुफिया जानकारी मिल रही है उनको कि उनको उत्पीड़न की धमकियों का सामना करना पड़ रहा। उनको, आपको पता है, उन्होंने आपके पास नहीं बताया, लेकिन आपको खुफिया रूप में पता चला कि उनको जो है धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, समस्या उनको हो रही है। तब अब आप क्या करो? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। अच्छा, ये हो सकता है। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचना चाहिए। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। उनको स्वैच्छिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। नहीं, अब उन्होंने शादी किया है ना, तो अब आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, अलगाव का उनको कोई सुझाव नहीं दे सकते हो। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन, देखिए उन्होंने सुरक्षा कवर आपसे मांगा नहीं दे तो सकते हो, लेकिन अभी उन्होंने मांगा नहीं, और इसका पहले सुरक्षा अधिकारियों के पास उनको रिपोर्ट आप भेजो, सर ये मैटर चल रहा है, हाँ मैटर चल रहा है, अब बताइए क्या करना है। अगर जरूरत बनती है तब आप उनको सुरक्षा कवर दे सकते हो, लेकिन पहले क्या है कि अपने सीनियर को रिपोर्ट आप सौंपोगे। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है ना। अगर इन दोनों में हम तुलना करें, सही दोनों, हाँ पहला वाला इसलिए सही है कि आपको ये जानकारी खुफिया तरीके से मिल रही है कि उनको फोन भरे, धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आपको उन्होंने बताया नहीं है, आपको उन्होंने सूचना नहीं दिया, लेकिन आपको पता चला, तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए, उसके बाद जो सुरक्षा अधिकारी डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा। समझे बेटा? अगला सवाल, एक पुलिसिंग अधिकारी के रूप में तैनात प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी। आप पुलिस के रूप में तैनात है, प्रबंधन मैनेजमेंट के साथ मान लेते हैं श्रमिकों का कोई झगड़ा हो गया, किसी बात पर विवाद हो गया, तो उन्होंने सारी सेवाएं बंद करने की धमकी दे दी। अब आप क्या करोगे? अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना, किस बात का जुर्माना लगा सकते? अब उनका मैटर क्या है, वो अवैध है कि वैध है ना, ऐसे आप किसी के ऊपर जुर्माना तो लगा नहीं सकते हो। फिर अगला पॉइंट, पड़धारकों के बीच विवाद संवाद, हाँ ये बात हो सकती है के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। दोनों के बीच आप कम्युनिकेट करो कि क्यों विवाद हो रहा है, समाधान के लिए। आगे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। अभी तो उन्होंने कोई किया ही नहीं ना, कोई समस्या पैदा ही नहीं की, तो किस बात का बल आप लगाओगे, है ना। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत नहीं गिरफ्तार नहीं, ऐसे गिरफ्तार कैसे करो, ये ठीक। सबसे पहले क्या करोगे? कम्युनिकेशन करोगे ना, उनके बीच कम्युनिकेशन हो सकता है कम्युनिकेशन से ही मामला सुलझ जाए और वो हड़ताल पर जाए ही ना, है ना। तो ना तो आपका बल का प्रयोग करना पड़ेगा, भाई बल तो तब करेगा जब मारपीट कहीं हो जाए, है ना, दंगा हो जाए, तब आप बल का प्रयोग करोगे ना। अभी क्या जरूरत है बल का? अभी तो जब बात जब कम्युनिकेशन से ही, बातचीत से ही हल हो जा रही है, तो क्या जरूरत है इधर उधर करने की? तो आपका जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे की चुनने की प्राथमिक कारण क्या है? अब देखिए, आप खुद बताइए प्राथमिक कारण क्या है? देश की सेवा करने का अवसर, या नौकरी की सुरक्षा, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह? देखिए, देश की सेवा करने का अवसर हो जाएगा, है ना, उसमें तो फिर अपराधी पकड़े ही जाएंगे, है ना। नौकरी, अब देश की सेवा कर रहे हैं, नौकरी हमें मिल रही है, लेकिन यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, ये आप नहीं लगाओगे। ये क्या लगाओगे? देश को सेवा करने का अवसर, ठीक है। शक्ति और अधिकार,
ये भी गलत। अगला, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, एक कॉलेज परिसर, छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई प्रभारी अधिकारी के रूप में। अच्छा, हिंसक झड़पें शुरू हो गई राजनीतिक समूहों के बीच, राजनीतिक समूह जो 2 हैं या 3 हैं उनके बीच क्या शुरू हो गई? हिंसक झड़पें शुरू हो गई। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग। मध्यस्थता के लिए छात्र नहीं, मध्यस्थता नहीं। यहां देखिए क्या हो गई, हिंसक झड़पें शुरू हो गई। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट नहीं। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए, देखिए ये सबसे पहला क्या होगा, उपद्रवी को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो, कंपलसरी नहीं कि बल का प्रयोग कर दो, यदि आवश्यक हो, क्योंकि हिंसक झड़पें शुरू हो गई। पहला काम तो है कि इसको रोकना, पहला काम है इसको रोकना, और यदि यहां आवश्यक हो तो आप बल का प्रयोग करोगे। ये नहीं कि पहुंचते ही आपने बले बरसाना शुरू कर दिया, नहीं। अगर आवश्यक हो तो, अगर कहने से मान जा रहे हैं तो ठीक है। और यहां नेताओं को हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वही तो लड़ रहे हैं, वही लड़ रहे हैं ना। देखिए राजनीतिक समूहों के बीच झड़पें हो रही हैं, अगर ये समझा ही पाते तो ये झड़प ही ना होती। झड़प शुरू हो गई ना, तो आपको बीच बचाव के लिए क्या है, पहले तो बचाव करना होगा, नहीं माने तो बल का प्रयोग करना होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 144 तो बाद का काम है ना, धारा 144 तो बाद में आप लगाओगे ना। हाँ, पहले तो क्या करोगे कि जो हिंसक झड़पें हुई है पहले उनको रोकोगे, जब हो जाए तो कि आगे ना हो। एक बार तो आपने बल का प्रयोग करके उनको रोक दिया, अब आगे ना हो तब आप 144 लगा सकते हो, है ना, कि लोग गैदरिंग ना करें, इकट्ठा ना हो। तो ये तो बाद का काम है, सेकंड काम। पहला काम तो क्या है कि उपद्रवियों को पहले तितर बितर करो, अगर यदि आवश्यक हो तो उनको तोड़ दो, है ना, जिससे कि मामला वहीं पर रुके। चलो देखिए, हाँ पढ़ो ना, कौन रोका है, पढ़ो ना, ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। हाँ क्यों? चलिए पढ़ लीजिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, आप 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते, है ना। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी नहीं, आप चेतावनी नहीं जारी करोगे। 10 वर्ष का बच्चा है ना, उसको कौन सी चेतावनी दोगे? उसके माता पिता को अभिरक्षा के लिए नहीं, उसे सरकारी, बिल्कुल। देखिए ये आपका कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों, है ना, प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि उसे सरकारी किशोर आश्रम गृह में जाना चाहिए, वहां पर जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है वो सब होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसके भीख मांगने की उम्र नहीं है। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन नहीं, नहीं, नहीं। गिरफ्तार किस बात का, कौन सी गलती कर, है ना। हाँ, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के मतलब उसको सौंपने के लिए, अभिरक्षा मतलब उसकी जिम्मेदारी माता पिता को देने के लिए करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले क्या है, किशोर आश्रय गृह में ले जाया जाना चाहिए और उसकी शिक्षा का उपचार करना चाहिए, क्योंकि बेचारा जब वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तभी तो भीख मांग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि उसको उसकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु, शिशु लिखा है, शिशु होने की चोरी के मामले को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़िए।
देखिएगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, अस्पतालों से नवजात शिशु के चोरी के मामलों को रोकने के लिए आप क्या करें? अब आप गुप्त महिला कांस्टेबल को छद में गर्भवती के रूप में तैनात करना चाहिए, नहीं है ना? अब कितनी महिलाओं को आप वहां पर तैनात करोगे, है ना? लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी कैमरा, बिल्कुल कैमरे का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है? सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों को फोन कॉल को अवरुद्ध करना, नहीं है ना? अवैध व्यापारियों को अभी इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? पहले तो आप सीसीटीवी फुटेज लीजिए, देखिए, उसके बाद आप गिरफ्तारी का काम करेंगे। प्रसूति वार्ड में अब आगंतुकों का प्रतिबंध लगा देना पॉसिबल नहीं है ना? मान लेते कोई बच्चा बीमार है या तरह तरह की समस्याएं हैं, अब आने जाने वाले को ही प्रतिबंधित आप कर दोगे तो इससे क्या होगा? लोग पैनिक कर जाएंगे। तो बेहतर विकल्प क्या है कि पहले आप सीसीटीवी कैमरे से विश्लेषण करिए कि क्या स्थिति है, उसके बाद आप चाहे इनको गिरफ्तार करिए, चाहे फोन कॉल पर अवरुद्ध करिए, या आगंतुकों को प्रतिबंध भी लगाइए, लेकिन वो सब क्या है? सेकेंडरी है। पहले क्या है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, हाँ, उसका लीजिए, देखिए कि क्या स्थिति बन रही है, कौन संदेह के घेरे में आ रहा है। चलिए अगला, चलो पढ़ो। आप एक जांच अधिकारी, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति पेश करके आपको आरोप वापस लेने का क्या किया है? अनुरोध किया है। आपको पदोन्नति कर देगा ऐसा कह करके, मतलब कुल मिलाकर रिश्वत देने का आपको प्रयास किया। तो आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए, नहीं। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटना ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सबसे बेहतर विकल्प क्या है? प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष आपको जांच करनी चाहिए, ना तो अगर धमकी भरा कॉल आता है उसमें भी आपको नहीं फंसना है, रिश्वत का लालच दे रहा है उसमें भी आपको नहीं फंसना है, क्योंकि देखो नीचे कह रहा है गुप्त धमकियों से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए, नहीं, नाटक वाटक नहीं। बेहतर विकल्प क्या है? सी, है ना? प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी। आगे पढ़िए। चलिए देखते हैं। आप एक महानगरीय शहर के पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। आपने मेहनत किया, काम अच्छा किया, लेकिन कहाँ ट्रैफिक पुलिस में आपको भेज दिया गया, तो वहां पर आप अच्छा काम करिए, है ना? देश के लिए काम करना है, जहां आपको काम मिले, यातायात प्रवाह प्रबंधन करना और नियमों को लागू कराना। आपको लगता है कि यह आपके कौशल का और अनुभव की बर्बादी नहीं, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन बिल्कुल ये सही होना चाहिए। बाकी आप पढ़ लीजिए। किसी अन्य इकाई के अनुकूलन स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण के लिए आप कोई पेशकश नहीं करोगे।
स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्दी नहीं। स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए, नहीं। पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। नई भूमिका जो मिली है यातायात प्रबंधन और कौशल की चुनौतियों को सीखना। अगला देखिए, पढ़िए। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच, तो कहीं पर आप ऑपरेशन पर हो, मिशन पर हो, आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण मतलब हाई लेवल का कैंसर की समस्या है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ऑपरेशन पूरा होने तक टीम को नहीं छुपाना तो है ही नहीं। ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए नहीं, या आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब स्थगित नहीं कर सकते हो आप, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि अस्थायी समय के लिए परिचालन अपने नीचे को सौंप करके आप फिर आ जाओ, तब तो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए, नहीं, स्थगित नहीं होगा। तो अब आपका इसमें अगर हम देखा जाए तो चारों में ये सी वाला विकल्प बेहतर है, या आशा करते हुए कि परिवार का उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित अपना रखना। ठीक है, अगर उस तरह का कोई विकल्प होता कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको जाने का अवसर मिलता और फिर आप आकर के अपना संभाल लेते, तो आप उसको लगा देते, लेकिन वैसा कोई विकल्प दिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन चारों में बेहतर विकल्प क्या है? सी। आगे आते हैं, अगला पढ़िए। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है। अब आप क्या करोगे? पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी अलग कर दोगे। एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग मूल विस्फोट स्थिति तस्वीर लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि तस्वीर लेनी चाहिए, है ना। आप उस सामान को छुओगे नहीं, एक बार क्या करोगे, उसकी तस्वीर ले लोगे, उसके बाद जो काम करोगे वो सेकेंडरी। ठीक है ना। इसे मोटे कपड़े, पतले कपड़े, जिसमें भी आपको बांधना है, रखना है, लेकिन वो काम क्या होगा, बाद में करोगे। पहले क्या करोगे, इसकी क्या करोगे, तस्वीरें आप ले लो। ठीक है, इससे आपको जांच में आगे मदद मिलेगी। तो आपका जवाब बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये दिया है देखिए, महिला का मैटर है ना। ऐसे मैटर में महिलाओं का होना जरूरी है, महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। आप नहीं लपालप सारा काम करने लगोगे, ध्यान रखिएगा। महिला का मैटर सेंसिटिव मैटर होगा, वहां पर किसी महिला पुलिस का होना आवश्यक है ना। सारी गतिविधियों को आप ही अंजाम देने नहीं जाओगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते। आपको विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए
देखिए, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित कराना चाहिए। देखिए, किसी का भी हस्तक्षेप न्यूनतम नहीं करना है, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान समझना चाहिए, है ना। नहीं, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, विकल्प बेहतर है, क्योंकि एक महिला है ना, वो ज्यादा बेहतर उस मैटर को समझ सकती है। और इस तरह का कोई भी मैटर हो, वहां पर महिला पुलिस को आपको साथ में लेना जरूरी होगा, है ना। और मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पुलिस से व्यक्तिगत तो कोई मुलाकात करनी ही नहीं है ना, व्यक्तिगत कोई मुलाकात नहीं करनी है। अगर मुलाकात भी करनी है तो एक पुलिस, महिला पुलिस साथ में हो। तो आपका ये जवाब बिल्कुल गलत। अगला, इसको पढ़िए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, कोई अल्पसंख्यक समुदाय है के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा, नहीं, कोटा वगैरह नहीं। कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। सांख्यिकी, गिरफ्तारी, डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंता को स्वीकार करना चाहिए, नहीं। विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए, नहीं। ये सही है, क्योंकि पक्षपात का आरोप लग रहा है, तो क्या करेंगे? सामुदायिक चर्चाएं करेंगे और उसके बाद वो मैटर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ये है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर उप निरीक्षक के लिए कितने स्टार होते हैं? उप निरीक्षक के लिए 2 स्टार होते हैं, तो 2 सितारे, और अगर निरीक्षक होता तो 3 सितारे। ठीक है, और सहायक उप निरीक्षक होता तो 1 सितारा, और 4 सितारा किसी के लिए नहीं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अगला सवाल, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर, आपने पर्याप्त चेतावनी दी है, उसके बाद आपने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत? पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी तो सही ही होगा। क्षेत्र में मीडिया, बिल्कुल अनुमति दे देना चाहिए। यदि आवश्यक हो, बिल्कुल चिकित्सा। डी वाला, अब बच्चे लोगों को गिरफ्तार, मान लेते हैं बच्चे लोग बेगुनाह हो या क्या हो, अब आपको पता ही नहीं है, तो अब आपको इनको गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि अब आपने एक बार आंसू का गोला, तो ये तीनों तो सही है, ये चौथा वाला गलत है। तो ये आपके आज के 25 क्वेश्चन थे। इतने पर आज विराम लगाएंगे। अगली क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग के, जो पिछले अपने पुलिस के एग्जाम में डिसीजन मेकिंग के सवाल आए थे 4-5 नंबर के, दंगा हो गया ना, सुनो तो, सुनिए तो कह रहा है कि आपने चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू का इस्तेमाल कर दिया, है ना, आंसू का इस्तेमाल कर दिया। अब इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई, है ना। अब भीड़ तितर बितर हो गई तो मीडिया तो जा ही सकती है, मीडिया तो जाती है, आप देखते ही हो ऐसी जगहों पर मीडिया जाती है, मीडिया को आप नहीं रोक पाओगे। हाँ, ये है कि अब बच्चे लोगों को आप पहुंच करके, बेचारे पहले टुटायल हैं, अब उनको पकड़ करके गिरफ्तारों कर लो, है ना। हाँ, पहले आप उनकी वीडियोग्राफी कर लीजिए, आपको लगता है कि सेंसिटिव मैटर इन्होंने क्रिएट किया है, तब तो आप गिरफ्तार करिए।
लेकिन अब तुरंत आपको गिरफ्तार करना इन चारों में सबसे कह सकते हैं कि गलत होगी। तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतने पर ही विराम लगाते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।